तो कैसे हैं आप लोग? आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एक नए पेपर के साथ, मैथ्स का और 30 क्वेश्चन का। ठीक है, तो 30 के अंदर 30 के 30 आप तो 30 कवर करने के लिए हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ये सेकंड पेपर है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए, किस पर नहीं होना चाहिए। तो पहले हम प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को अगर कुछ भी चीज़ पढ़ाते हैं तो हम उसके अंदर एक चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते। ठीक है, बच्चा कुछ न कुछ समझे, कुछ न कुछ करे, हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो गणितीय अवधारणाओं को समझाना, गणितीय भाषा का विकास, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। अब बच्चा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो हम उसको प्राथमिक कक्षाओं में जाने देते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान, सटीकता के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो हमारा जो फर्स्ट जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? थर्ड। यानी जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उसमें हम सटीकता के ऊपर ध्यान नहीं देते। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्राथमिक कक्षाओं में एक गणित अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम क्या होगा। यानी हमें बच्चों को अगर कोई गणितीय अवधारणा समझानी है तो उसका अनुक्रम यानी सीक्वेंस क्या होगा। तो सीक्वेंस की जब बात की जाती है तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, चित्र बनाते हैं। सेकंड, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं यानी प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करते हैं। थर्ड, अनुभव प्रदान करते हैं। और फोर्थ, भाषा के माध्यम का सहारा लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा होगा, अगर किसी भी गणितीय अवधारणा को समझाना है प्राथमिक स्तर के बच्चों को, तो सबसे पहला होगा एक्सपीरियंस शेयर करो अपना, यानी थर्ड सबसे पहला होगा थर्ड। उसके बाद में हमें भाषा मैटर करती है, यानी जिस बच्चे को जो भाषा आती है उस माध्यम में बच्चे को वो अवधारणा सिखाई जाए तो उसका इफेक्ट होगा। उसके बाद में जो बात है तो वो है चित्र बनाना। क्या बनाना? चित्र बना के भी हम बच्चों को समझा सकते हैं। और लास्ट में जो होगा वो प्रतीक, यानी उसके बाद में चित्र बना के समझाने के बाद में हम फिर प्रतीकों के बारे में बताते हैं कि इस प्रतीक का ये मीनिंग होता है। तो सबसे पहला जो कार्य करता है वो करता है अनुभव। अनुभव के बाद में काम आती है भाषा। सबसे पहला जो कार्य करता है वो कौन करता है? अनुभव काम करता है किसी गणितीय अवधारणा के विकास में, अनुभव। उसके बाद में भाषा काम आती है। उसके बाद में काम आता है चित्र बना के हम समझा सकते हैं। उसके बाद में काम आते हैं प्रतीक। सबसे लास्ट में काम आते हैं प्रतीक, क्योंकि प्रतीकों को रखना पड़ता है जिसका मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्राथमिक कक्षाओं में गणितीय अवधारणा का विकास होता है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। देखो, एक बच्चे ने क्या किया, दो संख्याएं थी, अब दो संख्याओं को घटा दिया। अब घटाया, आना चाहिए था कुछ और, आ कुछ और गया। जैसे 13 में से 7 गए, क्या आना चाहिए था? 6। एंड 8 में से 2 गए, 6। अब यहाँ आना 6 चाहिए था, लेकिन बच्चों ने जो किया है, बच्चों ने क्या किया कि आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर 4 और 6, यानी बच्चों ने बड़ी में से छोटी संख्या घटा दी और बड़ी में से यहाँ पे जब बड़ी में से छोटी संख्या 6 बचेंगे, यहाँ पे 7 में से 3 घटाएंगे 4 बचेंगे। तो बच्चों को क्या किस बात का बोध नहीं था, ये क्वेश्चन था। तो बच्चों को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत अवधारणा थी, फर्स्ट। ठीक है, तो हमने देखा कि हाँ, वास्तव में बच्चों के अंदर स्थानीय मान के बारे में जो अवधारणा थी वो क्या थी? गलत थी। ठीक है, क्योंकि जब हम बाकी करते हैं तो स्थानीय मान की अवधारणा को लेके करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ही आंसर इसका सही होगा। बच्चों में घटाव प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत अवधारणा है। अगर सही अवधारणा होती तो बाकी को सही कर लेता। ठीक है, सही अवधारणा सही, अगर उसकी सही समझ होती स्थानीय मान की तो बाकी जो है वो सही कर लेगा। ठीक है, तो उसकी गलत थी, इसलिए उसने 7 में से 3 को घटाया और 4 लिखा उसने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलता है फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब आप मुझे ये बताओ, अगर लर्निंग और इवोल्यूशन दोनों के चक्र को अगर चरणों में क्रमबद्ध व्यवस्थित करें तो सबसे पहला जो क्रम होगा, हम देखते हैं, पढ़ते हैं, शिक्षक अधिगम के साथ एकीकृत आकलन,
शिक्षक अधिगम और आकलन की योजना बनाना, उसका संगठन करना, प्रगति रिपोर्ट का विकास करना, बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। तो हम जब चारों ऑप्शन पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो काम होता है किसी भी चरणों के क्रम को व्यवस्थित करने में, सबसे पहला होता है क्या, आकलन की योजना बनाना। सबसे पहला जो काम होता है वो क्या होता है, आकलन की योजना बनाना। उसके बाद में होता है शिक्षक अधिगम के साथ एकीकृत आकलन। हमने सबसे पहले योजनाएं बनाई, उसके बाद में हमने किया एकीकृत आकलन। उसके बाद में हमने क्या किया, एकीकृत आकलन किया। उसके बाद में हमने बनाई उसकी रिपोर्ट। क्या बनाई, उसकी रिपोर्ट। और रिपोर्ट बनाने के बाद होती है रिपोर्ट की प्रतिपुष्टि, यानी प्रगति की प्रतिपुष्टि की भाई कितनी प्रगति हुई। रिपोर्ट तो बना ली, रिपोर्ट बनाने के बाद उसकी पुष्टि करना, रिपोर्टिंग करना, प्रतिपुष्टि की कि हाँ ये सही है या गलत है, फैक्ट चेक करना, ठीक है। फीडबैक टाइप जो भी इंक्वायरी होती है, फीडबैक सबसे लास्ट में ली जाती है, तो सबसे लास्ट में। तो ऐसा क्रम हमें कहाँ देखने को मिलता है, ऐसा क्रम हमें फर्स्ट के अंदर देखने को मिलता है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35, यानी 5th क्वेश्चन हमारा। तो रोमन संख्याओं का आमतौर पर हिंदू और अरबी अंक जैसे संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं किया जा सकता रोमन अंकों का। अब हिंदू और अरबी जो अंक होते हैं उनमें हम इस संख्याएं जो है स्थानीय मान से आगे बढ़ती है, होती तो 0 से 9 ही है, लेकिन 10 आते ही उसके स्थानीय मान में परिवर्तन आ जाता है। सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से वो चलती हैं। जबकि रोमन्स में उसके प्रतीक दिए होते हैं, सिंबल दिए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो चलती हैं। तो स्थानीय मान की यहाँ पे क्या होती है, कमी होती है इनमें। तो रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, रोमन अंकों में स्थानीय मान का नियोजन नहीं करता है, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये था रोमन अंकों के अंदर जिसमें, और आपने देखा भी होगा रोमन अंक अगर आपने, हाँ इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, लिख लेते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ को कैसे लिखते हैं, फिफ्थ को कैसे लिखते हैं, 6 को, 7th को, 8th को कैसे लिखते हैं, 9th को और 10 को। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो 11 को कैसे लिखते हैं, 12 को 2 लाइन, 13 को 3 लाइन, 14 को, 15 को, 16, 17, 18, 19 और 20 अगर आप देखते हैं। और इसके अलावा अगर लिखना होता तो 50 को क्या लिखते हैं, L लिखते हैं, 100 को क्या लिखते हैं, C लिखते हैं, 500 को क्या लिखते हैं, D लिखते हैं, और 1000 को क्या लिखते हैं, M लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ चीज़ों को हमेशा ध्यान देवें कि जब हम 5 को लिखते हैं, ये हमने लिखा 5, तो 4 को लिखते वक्त उसके 5 के पास में एक लाइन लगाते हैं, ठीक है। ये 5 था, 5 के पास में एक लाइन, उसी तरह एक कम, यानी जिस तरह से अगर हम लिखा 10 से हमने जैसे ही 9 लिखा तो 9 के पास में इस तरफ एक लाइन हम इसको लगाते हैं, ऐड करते हैं। उसी तरह से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 14 के अंदर और 19 के अंदर भी देख सकते हैं। यानी हमें अगर 90 लिखना है, क्या लिखना है, 90, तो 90 हम कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, क्योंकि 100 के इस तरफ 10 लगा दिए, 90 हो गए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 36 के अंदर। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, रोमन अंक जो होते हैं उनके स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसलिए ये चीज़ें होती हैं। इसलिए इन संख्याओं के लेखन को क्यों नहीं लिखा जा सकता, आमतौर हिंदू का उपयोग, हिंदू अरबी की तरह उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें स्थानीय मान का नियोजन नहीं होता। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। देखो, शिक्षक कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद, उनके परिवेश में मतलब जैसे अगर उसके गांव में या एक स्कूल के अंदर बच्चों को शिक्षक एक समझा रहा है, तो उनके परिवेश में मौजूद भौतिक गुणों को, वस्तुओं के भौतिक गुणों को समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, प्रोत्साहन करता है। तो अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है, यानी वो उनकी वस्तुओं को, उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए
प्रोत्साहित कर रहा है, ठीक है, जिससे वो समझ सकें अवधारणाओं को, उनकी भौतिक गुणों का निरीक्षण आसानी से कर सकें, इसलिए वो ऐसी चीज़ें कर रहा है। भाई उस परिवेश का एग्जाम्पल ले रहा है तो क्यों ले रहा है? क्योंकि वो उन विद्यार्थियों को सही समझ में, सही चीज़ सही समझ में और सही अवधारणा जो है वो उनके समझ में आ सके, इसलिए ले रहा है। तो जैसे हम इनके ऑप्शन देते हैं, ये एक बहुत ही रोचक गतिविधि है इसके लिए, और जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझने का आनंद लेते हैं, आनंद की भी बात नहीं है, ऐसा थोड़ी आनंद लेते हैं और डम सराडम खेलने का आनंद लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं। ये बच्चों को अनौपचारिक रूप से वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देती है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन करती है। ये है इसका सही आंसर। क्योंकि देखो, अध्यापक बच्चों से चाहता है कि जो वो समझाना चाहे उनकी वस्तुओं को, उनके भौतिक गुणों को उनकी भाषा में समझाकर वो अपने कार्य को सिद्ध करना चाहता है, जिसके लिए यह बच्चों की अनौपचारिक विधि तो है, लेकिन इससे बच्चों के अंदर जो है उनकी समझ को गहन बनाती है, इसलिए ये चीज़ अध्यापक के द्वारा की जा सकती है या की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 के ऊपर। एक अशिक्षित दुकानदार का उपयोग किया जाने वाला गणित है। अब अशिक्षित दुकानदार है, वो कैसा गणित उपयोग करता है देखते हैं। गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, वो जो किया जाने वाला गणित जो है वो गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी, नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता। उसका जो गणित है, अनपढ़ दुकानदार है लेकिन उसका गणित समस्याओं को हल करने के लिए बहुत उपयोगी, ऐसा नहीं है। अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है, शुद्धता तो उसमें होती ही है, ऐसा भी नहीं कह सकते। कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। देखो ये हो सकता है, क्योंकि देखो अनपढ़ दुकानदार को का जो गणित है, जो कैलकुलेशन है, वो संबंधित योजनाओं को हल करने में हमारी वैकल्पिक विधि हो सकती है, ठीक है, और ये कक्षा में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है, वो भी किसमें, वैकल्पिक रणनीति के तौर पर हो सकता है। ये गणित की कक्षा में उपयोगी है, नहीं ऐसा नहीं कह सकते। गणित की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए उपयोगी, नहीं ऐसा भी नहीं कह सकते। अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता होती है, नहीं ऐसा नहीं कह सकते। शुद्धता तो होती है उसमें, लेकिन वो उस तरीके से हम यूज़ नहीं ले सकते क्लास में समस्या को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 जो था वो बहुत ही सिंपल था, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। यानी मान लो गणित की क्लास है और वहाँ पे होशियार बच्चे हैं और थोड़े मीडियम लेवल के बच्चे हैं, थोड़े लो लेवल के जो बच्चे हैं गणित की कैलकुलेशन के अंदर, उनको वो कैसे संभालेगा। तो संभालने का जो तरीका है देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट के अंदर। एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रख के उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर, मतलब साथ में बिठा के उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न दे, तो उनमें शायद भेदभाव का जो फीलिंग होगा वो उत्पन्न होगा। वो सोचेंगे देखो उनको ऐसे क्वेश्चन दिया, हमें ऐसे क्वेश्चन दिया, ये थोड़ा हो सकता है। एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर देखते हैं, ये थोड़ा बहुत हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। चलते हैं आगे। अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे को सीख सकें, हाँ ये हो सकता है। कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके तथा उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में देकर, नहीं ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप स्कूल में क्षमता के अनुसार बच्चों को पढ़ा रहे हो या गृह कार्य दे रहे हो, तो ये नहीं हो सकता। बच्चों में भेदभाव की भावना उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट अगर बात करें तो सेकंड क्या कह रहा है, एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, और ये कह रहा है अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर। अच्छा, विषम समूह मतलब अलग अलग क्षमताएं वाले, तो ये थर्ड जो ऑप्शन है मुझे अप्रोप्रिएट लगा 38 के अकॉर्डिंग। चलते हैं नेक्स्ट 39 के ऊपर। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए ताकि, अब देखो गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए किए गए, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सीखना जो है गणित में वो प्रतिफल जो है वो क्यों विकसित किए गए। देखो गणनाओं के लिए
बच्चों को लघु विधियाँ बताई जाए, या फिर विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धियां बढ़ाई जाए। भाई शैक्षणिक जो सर्वेक्षण है उनमें बच्चों की उपलब्धियां बढ़ाएं, ऐसा भी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। ये हो सकता है वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। अब गणित सीखने का प्रतिफल ये थोड़ी है कि वर्ष के अंत में बच्चों को परीक्षा ली जाए, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर हम इसमें सही से देखते हैं तो शैक्षणिक सर्वेक्षण में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है। गणना के लिए बच्चों को लघु विधियाँ बताई जाए, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन बचा कौन सा, ओनली थर्ड, कि कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जा सके। यानी जो सेकंड बच्चा है उसको जोड़ बाकी गुणा भाग ये चीज़ें उसको आनी चाहिए। थर्ड में अलग अलग, फोर्थ में और अलग, फिफ्थ में और अलग, और सिक्स में अनुपात यानी रेशियो वगैरह ये चीज़ें उसको आ जानी चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं कक्षावार जो हम दक्षता और कौशल को परिभाषित कर रहे हैं वो गणित में सीखने का प्रतिफल है। गणित में सीखने का प्रतिफल है, यानी कक्षावार हम उसको आगे बढ़ाते जाते हैं। पहले उसने जोड़ बाकी सीखी, फिर उसने और पैटर्न सीखे, ठीक है, फिर उसने फोर्थ क्लास के अंदर आकृतियाँ सीखी, अलग अलग आकृतियाँ सीखी, ठीक है, और फिफ्थ में उसने क्षेत्रफल सीखा, ठीक है। इस तरह से हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। गणित में सीखने का जो प्रतिफल है उसको विकसित कर सकते हैं कक्षावार दक्षता और कौशल को हासिल करके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला बहुत ही अच्छा होने वाला है। देखो, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। उसने बोला कि कक्षा में कोई चीज़ हो रही है, वो एक्टिविटी कौन सी हो सकती है। अब देखते हैं एक्टिविटी कौन सी होती है। शिक्षक समझाते हैं प्रश्न कैसे हल किया जाए, क्या ये एक्टिविटी है? नहीं साहब, ये तो एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन करना, नहीं, ये तो एक्टिविटी नहीं है, पीछे पीछे बोल रहे हैं, ये तो मतलब वाचन हो गया एक तरह का, ठीक है। बच्चों द्वारा स्वामपट की नकल करना, ये भी एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी में मतलब अपने दिमाग को यूज करना अलग अलग तरीक़ों से। लास्ट है बच्चों का अन्वेषण में लगना, यानी बच्चों का एक्सप्लोरेशन होना, बच्चों का एक्सप्लोरेशन होना, हाँ, ये है इसका सही आंसर। यानी बच्चे, मान लो 4 बच्चे बैठे हैं, उसके बीच में कुछ खिलौने पड़े हैं। अब बच्चे अगर इन खिलौने से कुछ आकृतियाँ बनाते हैं तो ये बच्चों की मतलब बच्चों का दिमाग का क्या हो रहा है, या बच्चों का क्या हो रहा है, एक्सप्लोरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सप्लोरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सप्लोरेशन हो रहा है। और यही तो एक्टिविटी है, बच्चों को हम एक्टिविटी देते हैं ना, यही उसकी एक्टिविटी है, एक्सप्लोरेशन होना। अलग अलग तरीके से उसको बच्चे सीखते हैं, वो उसका एक्सप्लोरेशन है, एक्टिविटी है। क्वेश्चन नंबर 51, जो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों के बीच में हम गिनती के कौशल को विकसित कर रहे हैं, ठीक है। अब गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए कौन सी अवधारणा सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, तो हम देखते हैं एक संगतता, ठीक है, या क्रमबद्धता, ठीक है, या संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। अब गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्न कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, तो संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, यानी किसी संख्या को रिसीटिंग नंबर को रैंडमली हम उसको पढ़ें, ये आवश्यक नहीं है। वरना समूह बनाना आवश्यक है, क्रमबद्धता आवश्यक है, एक संगतता ये भी आवश्यक है गिनती के कौशल को सीखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 12वें क्वेश्चन के ऊपर। एक बच्चे से ये पूछने पर क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई चौड़ाई उत्तर दिया। अब उसको सिर्फ ये पूछा था कि क्षेत्रफल क्या है, उसने सीधा ही उसका आंसर जो आया वो किसके ऊपर आया, लंबाई इंटू चौड़ाई। यानी उसको ये नहीं पता था कौन सी आकृति है क्या है, उसने सिर्फ उसके मन में यही रहा कि उससे पूछा गया जो है वो है आयत का क्षेत्रफल, उससे पूछा गया जो है वो क्या है, आयत का क्षेत्रफल है, उसने सीधा यही बता दिया, ठीक है।
तो इस अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो देखते हैं, बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जानकारी तो है, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई टू चौड़ाई जानकारी तो है, लेकिन किसका क्षेत्रफल है ये जानकारी नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। हाँ, ये बात सही है। बच्चे ने क्या किया कि उसको पूछा गया क्षेत्रफल, लेकिन उसने उसको क्या सामान्य विचार में उसको क्या मान लिया, उससे आयत का क्षेत्रफल पूछा गया है और उसने आयत का बता दिया। ठीक है, तो ये है उसकी, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड, इसका सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन 13 के ऊपर। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऐसे जो हमारे पास देखो थ्योरी के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको सही से पढ़ना होगा, तभी उसका आंसर हम सटीक तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, तो गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है गणित सीखने के संबंध में? ठीक है, तो जब भी हम इसकी बात करेंगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती है? ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, लड़कियां कमजोर हो। हर कोई गणित सीख सकता है? हाँ, ये बात है, हर कोई गणित सीख सकता है। तो सीखने के संबंध में सत्य कथन तो थर्ड आ गया, ऑप्शन सही। फिर भी देख लेते हैं, गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है? ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड, गणित कोई भी सीख सकता है। क्वेश्चन 44। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय को सीखने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया। कैसे त्रिभुज? समकोण वाले 4 त्रिभुज खींचे गए थे। ठीक है, बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया। बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने को कहा गया। अब देखो चारों समकोण त्रिभुज थे। ठीक है, चारों समकोण त्रिभुज थे। अब बच्चे को सिर्फ ये कहा गया कि उनकी भुजाओं के बीच में संबंध बताओ। उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया। शिक्षक ने क्या प्रयोग किया? उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने क्या प्रयोग किया? तो फर्स्ट है आगमन विधि। हाँ, शिक्षक ने जो प्रयोग किया वो कौन सी विधि हो सकती है? आगमन विधि हो सकती है। और आगमन विधि और निगमन विधि के बारे में अगर आपको जानना है तो थोड़ा सा इसके आप डिस्कस कर लेते हैं। आगमन विधि, निगमन विधि। अब देखो, आगमन विधि जो होती है वो नॉन टू अननोन होती है। नॉन टू अननोन, सॉरी, नॉन टू अननोन होती है। तो हम जब एक शिक्षक ने शीट पर समकोण त्रिभुज दिए थे उसने, यानी हमें पता है कि ये समकोण त्रिभुज है, उससे हम अननोन की तरफ जा रहे थे। हमें कौन सी चीज़ नहीं पता, हम उसकी तरफ जा रहे थे। जो चीज़ पता थी वो तो थी हमें समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण वाले 4 त्रिभुज हैं, ये तो हमें पता थी। उससे हम अननोन की तरफ जा रहे थे कि उनकी भुजाओं के बीच में संबंध क्या है। तो ये कौन सी विधि है? आगमन विधि। और आगमन विधि जो है प्राथमिक स्तर पर सबसे ज़्यादा काम ली जाती है। प्राथमिक स्तर पर सबसे ज़्यादा काम ली जाती है, जबकि निगमन विधि जो होती है वो होती है अननोन टू नॉन की तरफ, अननोन टू नॉन की तरफ होती है। ठीक है, अननोन टू नॉन की तरफ होती है, उसमें होती है निगमन विधि के अंदर अपन ये बात करते हैं। या फिर और अगर और अच्छे तरीके से हमें बात करनी है तो हम क्या कह सकते हैं, इसको हम एग्जाम्पल से, ये जो विधि होती है वो होती है एग्जाम्पल से रूल की तरफ मूव करती है। यानी एग्जाम्पल से हमें रूल बनता है, यहाँ पर उदाहरण से फिर हम रूल बनाते हैं। ये रूल से एग्जाम्पल की तरफ चलती है, रूल्स टू एग्जाम्पल की तरफ चलती है। ठीक है, इसमें रूल पहले यूज में लिया जाता है। कोई भी क्वेश्चन मैथ्स का जिसमें रूल लगाकर फिर हम देखते हैं कि हाँ ये सही है। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल से अगर ऐसा ऐसा हो रहा है तो ये ऐसा होगा। ठीक है, तो आगमन विधि में सबसे जो मेन पॉइंट है वो है नॉन से अननोन की तरफ, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो यहाँ पर हमें क्या था? हमें ज्ञात था समकोण है और हमें इनकी भुजाओं के बीच में संबंध खोजना था, अज्ञात की तरफ जाना था ज्ञात से। तो ये विधि कौन सी हो गई? आगमन विधि हो गई। चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। 45,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट मैप के बारे में बोल रहा है, कॉन्सेप्ट मैप के बारे में ये बता रहा है। अब देखो कॉन्सेप्ट मैप के बारे में ये क्या बता रहा है, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो संकल्पना मानचित्र अंतर संबंधित अवधारणाओं को उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। क्या जो कॉन्सेप्ट मैप है वो अवधारणाओं को उसके अंदर जो अवधारणाएं हैं उनको लिंक प्रोवाइड करवाता है? नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि जो कोई कॉन्सेप्ट है, अगर वो कॉन्सेप्ट अगर मान लो कि बच्चे अगर कोई कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है, बच्चों को उसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं और बच्चे कह रहे हैं नहीं ये कॉन्सेप्ट है, तो उसको ज़्यादा विश्वसनीयता नहीं मिलती, यानी ज़्यादा अप्रोप्रिएट वो नहीं बन पाता। तो जो कॉन्सेप्ट मैप है वो अध्यापक बनाए तो ही बेटर होगा, क्योंकि अध्यापकों के बारे में उसको किसी टॉपिक के बारे में अध्यापक को पूरा नॉलेज होगा और वो कॉन्सेप्ट मैप बनाएंगे तो वो सबसे 100% एक्यूरेसी के साथ होगा। तो कॉन्सेप्ट मैप जो है वो उसकी संकल्पना जो है कि वो शिक्षक के द्वारा ही बनाई जानी चाहिए, जिससे उसमें गलती ना रहे और समझने वाले को पूरा समझ में आए। तो इसका आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16। अब आए हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। अब तक तो चले हैं मनोवैज्ञानिक के क्वेश्चन, ठीक है, कैसे सेक्शन विधियों के बारे में। अब हमारे पास है कैलकुलेशन का पार्ट जो कि बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो अगर हम बात करें कि 2/3 प्लस 4/5 के बारे में कितना होता है, तो अगर हम क्या लेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 3 का भाग 15 में कितनी बार गया, 5 बार। 5 को गुणा करेंगे किससे, 2 से, कितना हो गया आंसर 10। 5 का भाग 15 में कितनी बार गया, 3 बार। 3 को 4 से गुणा करेंगे कितना हो गया 12, यानी हमारे पास आया आंसर 22/15। और जब 22 के अंदर 15 का भाग देंगे तो आंसर हो जाएगा 1 सही 7/15, यानी एक बार भाग जाएगा, 7 रिमाइंडर बचेगा, 15 आएंगे नीचे। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं 47 के अंदर। दिए गए आकारों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ठीक नहीं है, पूछा है ठीक नहीं है। अब देखिए कौन सा ठीक नहीं है। सभी समांतर चतुर्भुज हैं, हाँ सभी समांतर चतुर्भुज है। देखो पहला जो चतुर्भुज बनाया गया है वो तो समांतर चतुर्भुज ही आमने सामने भुजा है। दूसरा जो बनाया गया है वो है वर्ग, जिसकी सभी भुजाएं बराबर है और जो समांतर चतुर्भुज है। तीसरा बनाया गया आयत, अगर इसको हम आयत नाम दें तब भी वो समांतर चतुर्भुज है। चौथा बनाया गया है रोम्बस सम चतुर्भुज, वो भी एक समांतर चतुर्भुज है। इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, इनमें से एक समांतर चतुर्भुज। जब चारों ही समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं या होते हैं तो इनमें से एक कौन सा नहीं है, ये तो क्वेश्चन, ये तो कथन ही गलत है, यानी ये कथन क्या है, गलत है। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा कथन ठीक नहीं है। अब ये कथन हमारे अकॉर्डिंग क्या है, या क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग क्या है, ये क्वेश्चन जो कथन है वो क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि कौन सा निम्नलिखित में कौन सा कथन ठीक नहीं है। तो ये कथन हम जो है वो गलत है, जो कि ठीक नहीं है, जो कि हमारा आंसर होगा। इनमें से 2 समचतुर्भुज हैं, हाँ समचतुर्भुज हैं। समचतुर्भुज की परिभाषा अगर हम कहें कि चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, सभी भुजाएं समान होनी चाहिए। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। उनके जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। 90 डिग्री पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इनके विकर्ण समान नहीं होते, विकर्ण समान नहीं होते। जबकि वर्ग में क्या है, सभी भुजाएं समान, सभी भुजाएं समान और विकर्ण भी समान होते हैं। इन दोनों में सिर्फ एक ही अंतर है, ठीक है, इन दोनों में सिर्फ एक ही अंतर है। इसके विकर्ण भी समान होते हैं, इसके विकर्ण समान नहीं होते। चलते हैं नेक्स्ट 48। 11,1111 संख्या को प्रतिनिधित्व करता है। कौन सी संख्या को प्रतिनिधित्व करता है, तो हम सबसे पहले देखते हैं 11,000, फिर देखते हैं 1100, फिर देखते हैं 11। तो कौन सी संख्या देखते हैं, 1 1 1 2 1। कौन सी संख्या प्रतिनिधित्व करेगी, इसका सेकंड इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर 49। ए और बी नीचे दी गई नंबर
नंबर लाइन के ऊपर संख्या को प्रतिपादित करती। तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। अब ए और बीच की जो दूरी होगी, अगर हम इसको सही तरीके से देखें, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा और जूम कर दें जिससे हमें ये क्वेश्चन करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो देखो 25,000 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 भागों में बांट रखा है। कितने भागों में? 7 भागों में। जब इसका हम देखते हैं कि 7 इसके अंदर पार्ट हैं, तो 39,000 से 25 कितना डिफरेंस है इनके बीच में हम देखते हैं तो 1, 4 यानी 14,000 का डिफरेंस है। यानी 7 से अगर इसको भागित करें तो हर पार्ट के ऊपर कितने हैं? 2,000 हैं। हर पार्ट के ऊपर कितना है? 2,000 है। लेकिन इस पार्ट की बात करें तो ये कितना होगा? 27,000 के पास होगा। ये वाला पार्ट कितना होगा? 29,000 के पास होगा। ये वाला पार्ट कितना होगा? 31,000। ये वाला 33, ये वाला 35, ये 37 और ये 39। अब हमें पूछा गया है ए के ऊपर, तो ए का हमारे पास कितना आया? 31,000। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। कितने पार्ट इसके बीच में आ रहे देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितने पार्ट आ रहे हैं? 11 पार्ट है इसके बीच में आ रहे हैं। तो हर पार्ट के बीच के डिस्टेंस कितना है? 2000 का गैप है। तो कितना हो गया? 11 इंटू 2000 यानी कितना हो गया? 22,000। कितना हो गया? 22,000। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 22,000 इकाई। क्या हो जाएगा? 22,000 इकाई। हमारा जो आंसर होगा वो होगा 22,000 इकाई। और आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, यानी पूरा कंप्लीट करके, ठीक है, यानी 2000। अगर इसको माइनस यहाँ से करें तो कितना हो जाएगा? 59। ये कितना हो जाएगा? 57। ये कितना हो जाएगा? 55। और ये कितना हो जाएगा? 53। और हम इसमें से भी माइनस कर सकते हैं 53,000 से ये कितने पे था? 31 पर। तो भी हमारा आंसर क्या आता? सेम ही आता, 22,000 इकाई, 22,000 यूनिट्स या इकाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो 3 सही 1/4 kg चीनी है से 1/16 ग्राम चीनी के कितने पैकेट भरे जा सकते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप क्या करो, हमेशा n पैकेट भरे जाएंगे 1/16 से, तो आप n की वैल्यू पता कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो आपके पास 6 किलो शक्कर है और 2-2 किलो के पैकेट बनने हैं, तो 2-2 किलो के कितने पैकेट भरे जाएंगे? तो 2 इंटू n करेंगे। तो 2 से 2 को हम इधर भेज देंगे 6 की तरफ, तो ये हो क्या जाएगा? ये कट जाएगा और हमारे पास n के आंसर कितना आ जाएगा? 3। उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, ये मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बताएंगे तो कितना बताएंगे? 4 × 12 और 1 13/4 और ये 1/16 उसके नीचे आ जाएगा 1/16। जब इसको और सॉल्व करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा? 1/16 ऊपर चला जाएगा और 16 आ जाएगा कुछ इस तरीके से 16/1। 4 से 16 कट जाएगा 4 बार और 13 को 4 से गुणा करेंगे, का आंसर कितना आ जाएगा? 52। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 52 हमारा जो आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, 51 के ऊपर। तो बात करते हैं 51 क्वेश्चन की। हरीश जो है वो 18:40 पर अपनी यात्रा शुरू करता है और 22:20 पर अपनी यात्रा समाप्त करता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 18:40 पे वो अपनी यात्रा शुरू करता है और 22:20 पर वो अपनी यात्रा खत्म करता है। आप मुझे बताओ 18 से क्या बजेंगे? 19, 19 से क्या बजेंगे? 20, 20 से क्या बजेंगे? 21, 21 से क्या बजेंगे? 22, ठीक है। तो यहाँ पर कितने मिनट बाकी हैं? 19 बजने में 20 मिनट बाकी हैं। ये 1 घंटा, ये 2 घंटे, ये कितना? 1 घंटा और 20 मिनट। आप मुझे बताओ टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3,
यानी 3 घंटे और 40 मिनट हो गए। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन, 3 घंटे और 40 मिनट इसका आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 52, यानी 200 ml 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। कितने कितने 200 ml 300 ml का यूज़ करके हमें कितना 2000 ml, कितनी 2000 ml की एक बाल्टी भरनी है, 2000 ml की एक बाल्टी भरनी है। तो हमें 200 ml 300 ml के बर्तनों के द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं होगा। यानी आप मुझे एक बात बताइए, फर्स्ट संयोजन हम लेते हैं, यानी 200 का एक माप यानी 200 हो गए, और 300 के 6 माप यानी कितने हो गए 6 18 1800, यानी ये तो 2000 हो रहा है, यानी ये वाला सही है। सेकंड लेते हैं 4 × 4 वाला, देखते हैं 200 के 4 माप यानी कितने हो गए 800, और 300 के भी 4 माप यानी हो गए 1200, यानी ये भी 2000 हो रहे हैं, यानी ये भी क्या है सही है। थर्ड लेते हैं, तो 200 के 7 माप यानी कितने हो गए 1400, और 300 के 2 माप यानी हो गए 600, तो ये भी क्या हो रहे हैं 2000 हो रहे हैं, तो ये भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है। लास्ट लेते हैं, तो फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ के अंदर देखते हैं 200 के 6 माप यानी 6 दूनी 1200 ml दूध हो गया, और 1200 ml भर गया, ठीक है। अब चलते हैं 300 के 3 माप यानी 900, यानी ये दोनों तो ऐड होकर कितना हो जा रहे हैं 2100 हो जा रहे हैं, जो कि क्या है गलत है, यानी ये संयोजन इसका नहीं हो सकता, और यही हमारा क्या होगा परम सत्य आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट 53 के ऊपर, देखते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है 7.1 × 3.85 और 9.09। आप सबसे पहले क्या करें, इसको रिमूव कर दें, इसमें से ये हटा दें, इसमें से 71 को हटा दें, और यहाँ पर 10 लगा दें। लेकिन ये कह क्या रहा है सबसे अच्छा अनुमान कौन सा होगा, इसमें से सबसे नज़दीक कौन सा होगा। तो आप मुझे बताइए 71 को हम कितना लिख सकते हैं 70 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे पॉइंट नहीं हटाएं, बिना पॉइंट हटाएं अगर हम बात करें तो 7.1 को हम क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं, और 3.85 सबसे नज़दीक जो है मान किसके हैं 4 के आसपास है, ठीक है। और 9.09 जो कि 9 ही मान सकते हैं इसको, तो सबसे नज़दीक जो हमारा अनुमानिक आंसर होगा वो क्या होगा ये वाला। हम 3.85 को 3 तो मान नहीं सकते, इसलिए ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो 7 4 और यहाँ पे 10 है, यानी 9.09 जो कि बहुत ये वाला जो अनुमान जो है बहुत कम है, या तो इसको 10 नहीं मान सकते, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, और 10 नहीं मान सकते इसलिए ये भी गलत, तो हमारा आंसर कौन सा होगा सेकंड होगा। 54, एक ग्रिड के अंदर एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाइयों का है, यानी 4 स्क्वायर यूनिट है एरिया उसका, एक जो है इस एक का 4 स्क्वायर है, तो इसकी एक भुजा कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक है। अब इसने कहा आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, इसका परिमाप ज्ञात करना है भाई, और परिमाप क्या है यहाँ से चलना शुरू करो आप मुझे, ये 2 कितनी हो गई 4, फिर ये 2 2 2 2 कितनी हो गई 8, और आयत का परिमाप क्या कहता है लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू 2, यही तो कहता है। तब इसको जब गुणा करते हैं तो आ जाएगा 24 यूनिट, जो कि हमारा आंसर किसमें है थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 की ओर। एक बच्चे ने 5 विषय में 75 अंक प्राप्त किए, यानी 75 अंक प्राप्त किए। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है, आपको पता ही है माध्यिका क्या होती है, माध्यिका होती है मध्य का अंक, यानी मध्य का अंक, ओके। और 5 प्रत्येक के 75 अंक आए। अब आप मुझे ये बताओ प्रत्येक के 75 अंक आए, अब उसके मध्य का अंक कौन सा होगा 75 ही तो होगा, तो आंसर क्या होगा फर्स्ट। दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है, ये आकृति हमें बनानी है, और वो किसको मोड़कर बनाया जा सकता है, जब ये आकृति है और ये आकृति खुली थी हमारे पास कितने त्रिभुज बनेंगे 4 बनेंगे, कितने होंगे 4 ट्रायंगल होंगे। और इसमें 4 ट्रायंगल किस में देखो 1 2 3 4, लेकिन कुछ इस तरीके से है कि इसको जोड़ेंगे तो ये बन नहीं पाएगा, इस तरह की आकृति नहीं बन पाएगी। इसमें तो 1 2 3 ही ट्रायंगल है, तो ये तो बन ही नहीं पाएगा। इसमें 1 2 3 4 इस तरह के ट्रायंगल, लेकिन आकृति ये नहीं बन पाएगी। और ये आकृति है जिसको हम मोड़कर
इस वाले को ऊपर की तरफ फोल्ड करके, इस वाले को इस तरफ फोल्ड कर कर और इस वाले को ऊपर की तरफ फोल्ड करके ये आकृति बनाई जा सकती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सेकंड हमारा आंसर होगा। दी गई पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफ़ेद भाग कितना होगा? आप मुझे बताओ, लाल भाग का परसेंटेज कितना दे रखा? आधा। आधा अगर 40 को रिप्रेजेंट करता है तो आप मुझे बताओ पूरा कितने को? अगर कहते हैं कि मेरे पास आधे रुपए हैं और आधे रुपए का मतलब कितने? 40 से हैं, तो आप मुझे बताओ पूरे रुपए का मतलब किससे होगा? 80 रुपये से होगा। ठीक है। और सफ़ेद भाग, और सफ़ेद भाग है कितना? 1/8। जब मैं कह रहा हूँ पूरा मेरे पास 80 है तो 1/8 कितना हो जाएगा? उसका 10 भाग हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 भाग। तो हमारा परम सत्य आंसर कितना होगा? 10 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 58 की तरफ। निम्नलिखित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए और बताइए कि उसकी ऊपरी सतह का दृश्य कैसा होगा। जब आपको पता है कि जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो ये हमें 4 जो हैं वर्ग हमें दिखेंगे। क्या दिखेंगे? 4 वर्ग हमें दिखेंगे। ठीक है। हम उसकी ऊपर नीचे की बनावट को हम नहीं महसूस कर पाएंगे, ना ही देख पाएंगे। हमें 4 वर्ग कुछ इस तरीके से दिखेंगे और ये हमारा आंसर किसमें? फर्स्ट के अंदर है। ठीक है। करते हैं 59। इनमें से किसकी लागत अधिक है? किसकी लागत अधिक है? तो देखते हैं फर्स्ट। 250 प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट। अब जब 250 एक पैकेट के 250 लगे, एक पैकेट के 250 लगे हैं तो 200 पैकेट के कितने लगेंगे? ये आ जाएगा यहाँ पर आंसर 30, 25 दूना 50। फिर है सेकंड, 250 प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन। एक दर्जन के अंदर होते हैं 12, तो 20 दर्जन के अंदर कितने हो जाएंगे? 12 दूना 24, 0, 240। तो यहाँ पर जो गुणा होगा वो कितना हो जाएगा? यहाँ पर जो गुणा होगा वो कितना हो जाएगा? यहाँ पर गुणा हो जाएगा किससे? 240 से। तो 240 से गुणा हो जाएगा यहाँ पर 0, 0, 25 चौका 100, असल के 10, 25 दूना 50 और 10 60। तो इसने कहा किसकी लागत अधिक होगी? तो लागत ऑब्वियसली इसकी ज़्यादा होगी, यानी सेकंड की लागत अधिक होगी। सीधी सी आंसर। 60 क्वेश्चन। 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 का सम संख्यक पद तक योग है। अब सम संख्यक पद तक योग क्या होगा? सम जितनी भी दो संख्याएं ले रहे हैं, अगर हम दो संख्या ले रहे हैं, सम संख्या मतलब दो संख्याएं, 4 ले रहे हैं तब भी इसका आंसर 0 आ रहा है। 6 संख्याएं ले रहे हैं तब भी इसका आंसर क्या आ रहा है? 0 ही आ रहा है। 2 लें, 4 लें, 6 संख्याएं, सम जब तक सम लेंगे तब तक इसका आंसर क्या आएगा? 0 होगा इसका योग। तो इसका आंसर क्या होगा? 0। तो इस तरीके से हमारा जो मैथ्स का जो पेपर होगा उसमें हम बहुत ही अच्छे तरीके से, अगर जो 15 जो अपने क्वेश्चन हैं, जो 15 क्वेश्चन हैं, अगर उसमें हम बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट ले आते हैं, बाकी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसमें तो 15 के 15 हो जाएंगे, तो हमारे 30 में से 30 आ सकते हैं। और मैं कहता हूँ कि मैं आपको 50 अगर हम पेपर कर लेते हैं, इसके कितने 50 पेपर हम कर लेते हैं तो 30 में से 30 आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको कवर भी कर लेंगे। तो आज का जो सेशन है वो यहीं पर होता है समाप्त। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और आगे भेजते रहें अपने दोस्तों को।